तो आइए दोस्तों, हमारे पास आ गया है एक अगला प्रश्न। ये प्रश्न बोल रहा है कि एक 6 अंकों की संख्या जो 3 2 5 3 2 5 और पूछ रहा है कि ये भाज्य है। हमें बताना है कि क्या ये सिर्फ 7 से भाज्य है या सिर्फ 11 से भाज्य है या सिर्फ 13 से भाज्य है या 7, 11 एवं 13 तीनों से भाज्य है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आइए चेक करते हैं इसको। हमें पता है, सबसे पहले 11 से देख लेते हैं दोस्तों, क्योंकि वो सबसे आसान है। तो 11 से देखने के लिए आपको पता है कि इसमें हमें करना क्या है। हमें इसके अल्टरनेट वाले नंबर्स को देखना होता है दोस्तों, उनका योग देखना होता है। हम पहले भी कर चुके हैं, तो चलिए एक बार फिर से करते हैं। 3 5 8 और 2 10, 2 3 5 और 5 10। अब 10 माइनस 10 0, जो कंडीशन सेटिस्फाई करता है, या तो डिफरेंस 0 आना चाहिए था या फिर 11 का कोई मल्टीपल आना चाहिए था। तो इसका मतलब ये संख्या 11 से तो कट जाएगी। अब दोस्तों गलती नहीं करनी है। 11 से आपने निकाल लिया तो ऐसा नहीं कि आप ऑप्शन बी हिट कर दीजिएगा। आपको ये भी चेक करना, हो सकता है ये तीनों से कटती हो, क्योंकि सिर्फ 7 और सिर्फ 13 तो अब होगा नहीं, मगर हो सकता है ये तीनों से कटती हो। तो ध्यान रखना है दोस्तों, हमें अपना दिमाग खुला रखना है एग्जाम में। तो चलिए चेक करते हैं दोस्तों। 7 से चेक कर लेता हूँ जल्दी से। 7 चौको 28, 4 5, 7 छक 42, 3 3, 7 चौको 28, 5 2, 7 7 49, 3 5, 7 से कट गई दोस्तों। अब ये 13 से चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 7 और 11 अगर दोनों से कटे तो हमारे पास ऑप्शन डी है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मैंने सीड नंबर वाला ऑप्शन नहीं लिया 7 से काटने का, मैं उससे भी काट सकता था। अगर आप देखना चाहते हैं तो चलिए मैं वो भी दिखा देता हूँ। 7 का सीड नंबर होता है दोस्तों, 7 का सीड नंबर होता है दोस्तों -2। 7 का सीड होता है -2, मतलब इसके इकाई वाली संख्या को इसके सीड नंबर 2 से गुना करके और इसे घटाएंगे, क्योंकि -2 है, बाकी की संख्या से, यानी इस तरफ वाली संख्या से हमें 10 घटाना होगा। अगर हम घटाते हैं तो कुछ ऐसा आएगा दोस्तों। फिर इसी प्रोसेस को रिपीट करते जाएंगे दोस्तों। चलिए रिपीट करते हैं, फिर इसी प्रोसेस को रिपीट करते जाते हैं। तो 14 आ गया दोस्तों। यहाँ पे 14 जो है वो 7 से कट जाएगा, इसलिए यह संख्या 7 से कट जाएगी दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारे पास आ गया एक नया प्रश्न। ये प्रश्न में बोल रहा है कि यदि कोई संख्या है, कोई भी एक संख्या हो सकती है, जो 11 एवं 13 दोनों से भाज्य है, 11 एवं 13 दोनों से भाज्य है, तो इनमें से कौन सा कथन अवश्य सत्य होगा। पहला कथन है कि वह संख्या हमेशा 429 ही होगी। दूसरा, वो भाज्य होगी 11 गुना 13 से। तीसरा, भाज्य होगी 11 + 13 और चौथा भाज्य होगी 13 - 11 से। तो पहले वाला तो ऐसे ही हटा दीजिए दोस्तों, क्योंकि 13 और 11 दोनों से कटे, ऐसी सिर्फ एक संख्या तो होगी नहीं दोस्तों, तो इसलिए ये ऑप्शन तो पहले ही कट हो गया। अब दोस्तों हमें मान लीजिए ये बात नहीं पता है, तो पता होनी चाहिए दोस्तों। क्यों होनी चाहिए? हम जानते हैं कि कोई भी संख्या अगर 6 से कटने का रूल क्या है दोस्तों, हम उसका फैक्टर निकालते हैं। फैक्टर क्या होगा दोस्तों 6 का? 2 और 3, इसका गुणनखंड 2 और 3 होगा। तो 2 और 3 हमने इसलिए दिया दोस्तों, क्योंकि 2 और 3 का जो HCF आता है दोस्तों, वो आता है 1। 6 के 2 ऐसे गुणनखंड हैं जिसका आपस में HCF 1 आता है। इससे ये पता चलता है कि अगर कोई संख्या 6 से कटने वाली है तो वो 2 और 3 दोनों से अवश्य कटेगी। तो ऐसा ही कुछ यहाँ 11 और 13 के केस में भी है दोस्तों। अगर 11 और 13 दोनों से किसी संख्या को कटना है तो वो हमेशा 11 गुना 13 से भी जरूर कटेगी। यानी दूसरे शब्दों में बोले तो अगर कोई संख्या 2 और 3 दोनों से कटती है तो वो 6 से जरूर कटेगी। चलिए किसी उदाहरण से देख लेते हैं दोस्तों। मान लीजिए हमारे पास जो संख्या है वो है 216 दोस्तों। अब 216 जो संख्या है, इसको अगर हम चेक करते हैं तो 216 2 से कट जाएगा दोस्तों, क्योंकि ये एक विषम सम संख्या है यहाँ पे, और 2 से 6 कट जाता है। ठीक है, और ये 3 से कभी कट जाएगा, क्योंकि इसका अंकों का योग 2 1 3 और 6 9 होगा। तो इसलिए ये संख्या 2 और 3 दोनों से कट रही है। अब 6 से काट के देख लीजिए, 6 3 18, 6 6 36। तो हमने साबित किया कि अगर कोई संख्या 2 और 3 दोनों से कट जाए तो वो 6 से भी कटेगी। 6 को हम 2 गुना 3 लिख सकते हैं। इसी तरह से अगर कोई संख्या 11 एवं 13 दोनों से कटती हो तो 11 गुना 13 से तो अवश्य कटेगी। यही हमारा आंसर होगा दोस्तों। ओके दोस्तों,
चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। चलिए दोस्तों, हमारे पास आ गया एक और सवाल जिसमें पूछा जा रहा है कि एक 4 अंकों की संख्या है 37x3, x के स्थान पे क्या है, कौन सा अंक है हमें नहीं पता है, ये ज्ञात करना है, जो 7 से पूर्णतः भाज्य है और हमारे पास ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, हम सीड नंबर का कंसेप्ट जानते हैं कि सीड नंबर मैंने आपको बताया कि 7 का सीड नंबर होता है -2 या +5, मगर सीड नंबर का रूल यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा दोस्तों। रूल या ऐसा बोलिए कि सीड नंबर वाले रूल को अप्लाई करके हम आंसर नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि x तो अननोन है दोस्तों, तो हमें कुछ और करना होगा। ऐसे क्वेश्चंस में दोस्तों हमें ऑप्शन वाले विधि से जाना पड़ेगा। तो मान लीजिए कि हमने ऑप्शन बी ट्राई किया, तो हमने क्या लिखा, ये नंबर बन गया दोस्तों 3733। अब 3733 को 7 से काट के देखिए दोस्तों, 7 पचे 35, 2 3, 7 या 21, 2 3 नहीं कटेगा दोस्तों, तो 3 तो हुआ नहीं दोस्तों। चलिए शून्य रख के देखते हैं दोस्तों, तो शून्य रख के देखेंगे तो ये बन जाएगा 3703। 7 से काटेंगे दोस्तों, 7 पचे 35, 2 0, 7 दूनी 14, 6 3, 7 9 63, कट गया दोस्तों। तो इसका आंसर ए होगा, यानी 0। मगर मैं अब आपको सीड नंबर भी दिखलाना चाहता हूं, तो इसलिए हालांकि ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, मैं आपको दिखाता हूं कि ये साबित कैसे होगा। तो मान लीजिए कि हमें ये नंबर दिया होता और पूछा जाता, ये संख्या दी गई होती और पूछा जाता कि क्या ये 7 से कटती है, तो हम इसे सीड नंबर के कंसेप्ट से कैसे बनाएंगे दोस्तों, वो सीखिए फिर से। तो 7 का सीड मैंने आपको बताया -2 होता है और +5 होता है, इसको ऑस्कुलेटर भी बोलते हैं दोस्तों। तो हमें क्या करना होता है, इस संख्या को इस तरह से देखना होता है कि इसके सबसे जो इकाई के स्थान पे जो अंक है, उस अंक को हम इस ऑस्कुलेटर या इस सीड से गुना करते हैं। तो 3 को 2 से गुना करेंगे दोस्तों, और माइनस का चिन्ह है, इसलिए बाकी का जो संख्या हुआ उसमें से ये जो योगफल आया उसको माइनस कर देते हैं दोस्तों। तो 3 दूनी 6 को घटाना है, यहाँ से हमने घटा दिया दोस्तों, तो ये बन जाएगा 364। अब इसी प्रोसेस को हम रिपीट करते जाएंगे दोस्तों। इस बार हमारे पास ये इकाई के स्थान पे आ गया, इसको 2 से गुना करेंगे और यहाँ से घटा देंगे दोस्तों। तो देखिए 36 में से 8 गया तो 28, 28 7 से कट जाता है 4 बार में, इसलिए संख्या 7 से कट जाएगी दोस्तों। तो यही होता है सीड नंबर का कंसेप्ट दोस्तों। चलिए दोस्तों, तो हमारे पास आ गया है नया प्रश्न। इस प्रश्न में पूछा जा रहा है, ये थोड़ा टफ प्रश्न है दोस्तों, कि अगर 2 संख्या है, एक 4864 और दूसरी संख्या है 9p2, इसमें से p अज्ञात है, इन दोनों को जब गुना किया जाता है तो गुना करने से जो गुणनफल आता है, जो नई संख्या प्राप्त होती है, वो संख्या, ना कि ये दोनों, वो संख्या 12 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो p हमें निकालना है दोस्तों, p हमें निकालना है। तो इसमें थोड़ा सा ब्रेन अप्लाई करना पड़ेगा दोस्तों। हमें ऐसा सोचना पड़ेगा कि अगर 4864 को हम गुना करेंगे 9p2 से, तो जो नई संख्या बन के आएगी, ये वाली संख्या हमारी 12 से कटती है दोस्तों। तो 12 से कटने का नियम क्या है दोस्तों, 12 से कटने का नियम क्या है दोस्तों, 12 से कटने का नियम यह है कि वो संख्या 3 और 4 दोनों से कटनी चाहिए। 3 और 4 दोनों से कटनी चाहिए। क्यों? क्योंकि 3 और 4 12 के ऐसे गुणनखंड हैं जिनके बीच का HCF 1 आता है। तो हम जानते हैं कि अगर 12 से ये वाली संख्या कटेगी तो इसको 3 और 4 दोनों से कटना होगा। अब आप ये देखिए दोस्तों कि अगर ये संख्या हमारी, क्या ये संख्या 3 से कटती है? तो चलिए देखते हैं। 8 4 12, 6 18 4 22, ये तो 3 से नहीं कटती है दोस्तों। तो इसका मतलब ये 4 से जरूर कटती होगी दोस्तों। तो 4 से चेक कर लेते हैं। आखिरी के 2 स्थान पे क्या है? 64। 4 से चेक करने का नियम है कि आखिरी के 2 स्थान पे जो 2 अंकों से बनी संख्या होती है वो 4 से कटनी चाहिए। 64 4 से कट जाती है दोस्तों। 4 एकम 4, 2 4, 4 छक 24, 64 4 से कट जाती है 16 बार में। तो ये कंडीशन हमारा पहला सेटिस्फाई होता है, ये 4 से भाज्य है। अगर ये 4 से भाज्य है दोस्तों, तो फिर हमें ये देखना है
कि ये नंबर अब 3 से जरूर भाज्य होना चाहिए, क्योंकि या तो ये 4 और 3 दोनों से भाज्य हो जाता, या कम से कम इसको तो अब 3 से भाज्य होना ही पड़ेगा। तो 3 से इसके भाज्य होने के लिए क्या होना चाहिए दोस्तों? 3 से इसके भाज्य होने के लिए इसके अंकों का योग, इसके अंकों का योग जो है वो 3 से कटना चाहिए दोस्तों। तो 9 2 11, 11 प्लस पी 3 से कटना चाहिए दोस्तों। तो ऑप्शन रख के देखते हैं। 11 2 13 3 से नहीं कटेगा, 11 5 16 3 से नहीं कटेगा, 11 6 17 3 से नहीं कटेगा, लेकिन 11 और 1 12 3 से कट जाएगा दोस्तों। तो P का हमारा मान जो निकल के आया वो 1 निकल के आया दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम चलेंगे नए प्रश्न की ओर दोस्तों। चलिए दोस्तों, तो हमारे पास आ गया एक नया प्रश्न जिसमें लिखा है कि किसी संख्या को 5 से भाग देने पर, किसी संख्या को 5 से भाग देने पर शेषफल 3 मिलता है। उसी संख्या के वर्ग यानी स्क्वायर को जब 5 से भाग देंगे तो शेषफल कितना मिलेगा? और ये हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। तो किसी संख्या को 5 से भाग देने पर शेषफल 3 मिलता है, इसका मतलब हम उस संख्या को क्या लिख सकते हैं? हम उस संख्या को लिख सकते हैं कि जब हम उसमें 5 से गुना करेंगे तो और उसमें 3 जोड़ दें, किसी भी दूसरी संख्या में 5 से गुना करें और 3 जोड़ दें तो ये संख्या मिल जाएगी दोस्तों। यही हमारी संख्या का प्रारूप होगा कि y से किसी एक संख्या में गुना हो रहा होगा और अगर 3 जुड़ जाए तो फिर ये संख्या बन जाएगी। उदाहरण से समझ लेते हैं। मान लीजिए कि वो संख्या 28 थी, तो जब 5 में 5 से गुना करते हैं और उसमें 3 जोड़ते हैं तो ये 28 मिल जाता है। तो इस फॉर्म में हमने पहले इसको लिख दिया दोस्तों। अब क्या पूछ रहे हैं? अब पूछ रहे हैं उसी संख्या के वर्ग को, यानी इस 5x प्लस 3 का स्क्वायर निकाल लेना है और इसको 5 से भाग दे के देखना है कि शेषफल कितना मिलेगा। तो चलिए पहले स्क्वायर निकालते हैं दोस्तों। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में आएगा दोस्तों। तो ये आएगा 25x स्क्वायर प्लस 5 या 15 दूना 30x प्लस 3 का स्क्वायर 9 और ये 5 से काटना है दोस्तों। तो इन सब को हम अलग अलग भी लिख सकते हैं दोस्तों। इसको लिख सकते हैं 25x स्क्वायर बटा 5 प्लस 30x बटा 5 प्लस 9 बटा 5। तो दोस्तों यहाँ पे ये देखिए कि 5 से ये 25 कट जाएगा, 5 से ये भी कट जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे कोई शेष नहीं मिल रहा है दोस्तों। शेष हमें कब मिलेगा? जब हम 5 से 9 को काटेंगे, और जब हम 5 से 9 को काटेंगे दोस्तों तो शेष क्या मिलेगा? 5 से जब आप 9 को काटिएगा तो 5 एकम 5, शेष मिला 4 दोस्तों। तो रिमाइंडर यानी शेषफल हमें 4 मिलेगा दोस्तों। यही इसका आंसर है। चलिए अब दूसरा प्रश्न लेते हैं दोस्तों।